वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। यहाँ पर हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कराते हैं और सारी जितनी भी डिटेल्स है उसके रिगार्डिंग वो देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एग्ज़ाम्स की भी बताते हैं, कौन सा एग्ज़ाम कब आने वाला है और क्या उसकी डेट है। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो है लिमिटेशन एक्ट। इसमें हम दो सेक्शंस इसकी कवर करेंगे। फर्स्ट सेक्शन जहाँ पे उसका शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड एक्सटेंड बताएंगे, एंड सेकंड में हम उसकी डेफिनेशन क्लोज को लेंगे। लिमिटेशन एक्ट ऑलवेज डिफाइंस द लिमिट्स। लिमिट्स डिफाइन करता है कि क्या लिमिट्स, और यहाँ लिमिट्स का मतलब है टाइम बाउंडेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें ऑलरेडी आपको बता दिया, इसके साइलेंट फीचर्स और इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया है कि क्यों ये एक्ट आया, क्या इसकी हिस्ट्री थी, सब चीज़ें वो इंट्रोडक्शन में और साइलेंट फीचर करके मैंने एक ऑलरेडी वीडियो इसमें अपलोड कर दिया, आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। इसका जो पार्ट 1 है वो दो सेक्शंस को कंटेन करता है, पार्ट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को। ठीक है, तो आज हम ये दोनों सेक्शंस जो हैं वो रीड आउट करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट पार्ट इज़ अ प्रिलिमिनरी पार्ट। जैसे कि हर एक एक्ट में फर्स्ट पार्ट प्रिलिमिनरी पार्ट होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो फर्स्ट सेक्शन डिफाइन द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है हमेशा नेम ऑफ द एक्ट। एक्सटेंड का मतलब होता है जुरिडिक्शन, कि वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, उसका जुरिडिक्शन कहाँ तक है। एंड कमिटमेंट का मतलब होता है उसका स्टार्टिंग डेट। ठीक है, दिस एक्ट में भी कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट 1963। नेम हो गया यहाँ पे, शॉर्ट टाइटल हो गया इसका। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पूरी इंडिया पे ये लागू होता है, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, एवरीवेयर दिस एक्ट एक्सटेंड्स, है ना। इट shall come into force on such date as the सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंटेड। यहाँ पे कोई सच डेट तो नहीं दे रखी है, लेकिन उन्होंने ये बता रखा है कि ये उस दिन से लागू हुआ है जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल गजट में जो एक डेट दी हुई है उस दिन से ये एनफोर्स हुई हुई है। सो बेसिकली ये चेंज हो सकती है, ये अलग अलग टाइम, अलग अलग डेट पे भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि ये उस दिन से है जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को अपने इसमें अपॉइंट की गई है, तो इसका एक एनफोर्सेबल डेट है, वो है 1 जनवरी 1964। यहाँ लिख देती हूँ मैं 1964। सो बेसिकली इट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव एक्ट। मतलब एनफोर्स तो ये 1963 में, एनेक्ट तो ये 1963 में हुआ है, लेकिन एनफोर्स ये 1964 में हुआ है। ठीक है, अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्लोज है वो है डेफिनेशन क्लोज। डेफिनेशन क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें आने वाले अपने पूरा एक्ट जो है उसमें जो वर्ड्स यूज़ होने वाले ना वो यहाँ डेफिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले आती है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट क्या होता है? बेसिकली एप्लीकेंट क्या होता है इसको अभी नीचे ही एक्सप्लेन कर रखा है कि एक पिटिशनर, एक ऐसा पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derive his right to apply, any person whose state is represented by the applicant as an executor, administrator or other representative। तो इसे मैं एक सिंपल से वर्ड में बता देती हूँ। जब भी एप्लीकेशन, ठीक है, किसी भी कोर्ट में लगेगी तो उसमें जो प्लेंटिफ होगा, एप्लीकेशन लगाने वाले को, मैंने यहाँ पे वर्ड दे दिया प्लेंटिफ जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो प्लेंटिफ दे दिया मतलब द वन हु फाइल द सूट। ठीक है, तो वैसे ही जैसे प्लेंटिफ होता है ना, वैसे ही एप्लीकेशन में एप्लीकांट होता है, वैसे ही एप्लीकेशन में ये एप्लीकांट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन में एप्लीकांट होगा। अब ये एप्लीकांट क्या हो सकता है? ये खुद भी हो सकता है, हिमसेल्फ, ठीक है, या थ्रू समवन एल्स, किसी के थ्रू हो रहा हो, या किसी का एग्जीक्यूटर, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये भी हो सकता है। थ्रू समवन का मतलब क्या है? यहाँ पे LR, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जिससे भी जैसे भी वो राइट टू अप्लाई कर सकता हो, और एप्लीकांट खुद तो हो ही सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो 2-1 से क्या हो जाएंगे? एप्लीकांट हो जाएंगे।
ठीक है, मैंने सिंपल से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको समझाने के लिए, अगर वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो वो एप्लीकांट हो गया, अगर वो सूट फाइल कर रहा है तो प्लेंटिफ हो गया। लेकिन एप्लीकांट और प्लेंटिफ दोनों ही मतलब सेम ही चीज़ है, द वन हु फाइल्स। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एप्लीकेशन हो रही है और यहाँ पे सूट हो रहा है। बी में डिफाइन है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इंक्लूड अ पिटीशन। जब हम पिटीशन फाइल करते हैं ना, वो भी इंक्लूड होगा एप्लीकेशन में, ये इस डेफिनेशन में दी गई है। बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी एंड चेक्स। ठीक है, चेक्स को ये एडिशनल है, ये दोनों जो डेफिनेशंस है ना, ये एडिशनली ऐड कर रहे हैं, है ना, एडिशनल डेफिनेशन दे रहे हैं, एडिशनल उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डी इज बॉन्ड। Bond include any instrument whereby a person obliges himself to pay money to another or on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be. बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे एक पर्सन अपने आप को बाउंड कर लेता है कि अगर ये एक्ट हुआ, ठीक है, ये एक्ट नहीं हुआ, ये कंडीशन जो है, जो उसमें कंडीशन स्पेसिफाई की है, वो हुई या नहीं हुई तो ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड का मतलब हो गया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपने आप को ऑब्लिगाइज कर रहा है, जो अपने आप को बाउंड कर रहा है पर्सन। ठीक है, और वो भी कैसे बाउंड कर रहा है, मनी पे करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, इंस्ट्रूमेंट हो रहा है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड में मैं लिख देती हूँ इसे, इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, और ऑब्लिगेशन विद रेस्पेक्ट टू मनी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन जो है वो लगाई जा रही है, और कंडीशन क्या कि परफॉर्म और नॉट परफॉर्म, या तो आप परफॉर्म करें या आप नॉट परफॉर्म करें। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो लगाई जाएगी, और ये ऑब्लिगेशन, ये परफॉर्मेंस और नॉट परफॉर्मेंस, वो इस ऑब्लिगेशन को वॉइड कर देगी, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई है, मनी। ठीक है, मनी लगी हुई है। डिफेंडेंट इंक्लूड्स। डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने जैसे यहाँ पे बताया, प्लेंटिफ हो गया हु फाइल द सूट। ठीक है, और अगेंस्ट हुम सूट फाइल। ठीक है, किसके खिलाफ, जो वर्सेस होता है ना, वर्सेस किसके खिलाफ, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफेंडेंट। ठीक है, वही डिफेंडेंट वर्ड जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया है। डिफेंडेंट कौन हो सकता है, any person from or through whom a defendant drive his liability to be assumed, any person whose estate is represented by the defendant as executor, administrator or other representative. Same ways, defendant भी दो तरीके से, himself अपने आप, दूसरा जो किसी भी तरीके से ड्राइव कर रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है किसी भी तरीके से ड्राइव कर रहा हो लाइबिलिटी, या फिर एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी, और थर्ड कंडीशन इसने जो लगाई है वो अदर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो डिफेंडेंट हो जाएगा। ईजमेंट क्या होता है, इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है कि ईजमेंट का मतलब वो राइट जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज ही नहीं हो, by which one person entitled to remove or appropriate for his own profit
अपने प्रॉफिट के लिए वो रिमूव कर दे या अप्रोप्रिएट कर दे अपने खुद के प्रॉफिट के लिए एनी पार्ट ऑफ सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग इन और अटैच टू और सब्सिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो यहाँ पे ये है कि ईजमेंट्री राइट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आती ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा राइट नॉट अराइज, राइट नॉट अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे किसी ने ये घर लिया और ये घर जो है वो एक सोसाइटी में है, बहुत सारे घर हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सारे घर हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो इस घर को लेने का हुआ है। ठीक है, लेकिन अब क्या घर में ही आदमी रहेगा? उसको राइट टू वे भी होना चाहिए, जाने का भी राइट होना चाहिए, लाइट कि उसके घर में प्रॉपर सनलाइट आए, लाइट आए, ये भी राइट होगा, पार्किंग का राइट होगा। तो ये सारे राइट ईजमेंट्री राइट होते हैं। तो ईजमेंट्री राइट का सबसे पहली चीज़ है कि वो अराइज नॉट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो हो वो घर को लेके हुआ है, रास्ते को लेके नहीं हुआ, लाइट को लेके नहीं हुआ, सन को लेके नहीं हुआ, सिर्फ इस घर को लेके हुआ है। जब घर को लेके हुआ है तो ये जो राइट अराइज हो रहे हैं वो नॉट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हो रहे। ठीक है, दूसरी एसेंशियल है बाय विच वन पर्सन एंटाइटल टू रिमूव और अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन बेनिफिट। अब जैसे ये घर है, इस घर के बाहर रहने वाले अब कोई आके यहाँ पे अपनी कोई कार खड़ी कर जाए उसके दरवाजे पे, ठीक है, तो वो उसको हटवा सकता है क्योंकि उसको यूज़ करना ही है। तो वही रिमूव और अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट के लिए, एनी पार्ट ऑफ सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर। ठीक है, ये किसी को भी बिलोंग कर सकता है, इसको तो नहीं बिलोंग कर रहा, किसी दूसरे को तो बिलोंग कर रहा है जगह। तो वही बिलोंगिंग टू अदर्स और एनीथिंग ग्रो इन और अटैच टू और सब्सिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अदर। ठीक है, जो भी इससे इस लैंड पे जो भी हो वो ये यूज़ करेगा। जैसे ये रास्ता बन रहा है, ये इसका लैंड नहीं है, इसका तो ये लैंड है ना, तो वो भी इसमें जो ये राइट अराइज हो रहा है उसे ईजमेंट्री या राइट कहते हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्री मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया। हर एक कंट्री जो अदर देन इंडिया होगा वो फॉरेन कंट्री हो जाएगा। जी के बाद आते हैं हम एच, गुड गुड फेथ को अगर आप देखें तो आइए आईपीसी में भी डिफाइन है सेक्शन 52A में, वहीं ये यहाँ पे 2H में डिफाइन है। गुड फेथ का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम का मतलब है कि आने वाले फर्दर सेक्शंस में गुड फेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इट मेक्स अ केस फॉल अंडर एक्सेप्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो गुड फेथ को बेसिकली एक एक्सेप्शन के रूप में आप पढ़ सकते हो। तो गुड फेथ का मतलब क्या होगा? गुड फेथ का मतलब होगा नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी अ गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो ये नेगेटिव डेफिनेशन दी है क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया नॉट नथिंग। नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। हर एक चीज़ जो गुड फेथ है ना, तो अगर इसका हम पॉजिटिव डेफिनेशन निकालें तो वो क्या होगा? गुड फेथ का मतलब होगा कि कोई केयर प्लस अटेंशन इज इक्वल टू गुड फेथ। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव तो दे ही रखी है। ठीक है, नेगेटिव डेफिनेशन इसमें ये दे रखी है नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, तो इसकी पॉजिटिवली हम देखा जाए तो जो केयर और अटेंशन के बाद भी अगर कुछ चीज़ हो जाती है उसको गुड फेथ कहते हैं। ठीक है, प्लेंटिफ इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम अ प्लेंटिफ ड्राइव्स हिज राइट टू सू। ठीक है, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिफ इज अ एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे प्लेंटिफ भी सेम ही है जैसे ऊपर मैंने डिफेंडेंट बताया या मैंने एप्लीकांट बताया। ठीक है, सेम वेज प्लेंटिफ है, बट डिफरेंस क्या है? प्लेंटिफ सू करता है डिफेंडेंट को, टू डिफेंडेंट। एप्लीकांट जो होता है वो एप्लीकेशन लेके आता है।
ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। प्लेंटिफ इज अ पार्टी, डिफेंडेंट इज अ पार्टी, एप्लीकांट इज अ पार्टी, लेकिन प्लेंटिफ इज द वन हु ब्रिंग्स और हु सू द अदर पार्टी, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और यहाँ तो तुम स्टार लगा लो जी में। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय शेड्यूल। जैसे मैंने बताया शेड्यूल, इसका यहाँ इस सेक्शन में एक शेड्यूल एनेक्सेस है, तो वो शेड्यूल में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया जा रहा है, जो प्रिस्क्राइब किया गया है किसी सूट, अपील और एप्लीकेशन के बारे में, वही पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एंड प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है। अब ऐसे करके ना, एक तरफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिख लो और एक तरफ प्रिस्क्राइब पीरियड लिख लो। दोनों ही जो डिफाइन है वो किस में डिफाइन है? 2J में। 2J में पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिफाइन है और 2J में प्रिस्क्राइब पीरियड डिफाइन है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक प्रिस्क्राइब पीरियड है किसी भी सूट, अपील और एप्लीकेशन में बाय द शेड्यूल, ठीक है। ये क्या है? प्रिस्क्राइब पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड बाय द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। सिंपल। इसकी जो हाफ डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। compute in accordance with the provision of this act, ठीक है, इस एक्ट की। अब इसमें क्या है? प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को इंक्लूड करती है, ठीक है। अब क्या है ना, अब जैसे सिंपल से बता दो, जैसे 3 इयर्स किसी भी सूट को फाइल करने के लिए 3 इयर्स एक शेड्यूल में दी गई है, ठीक है। लेकिन प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब ये है जो इस प्रोविजन में यहाँ लिख देती हूँ, जैसे 3 इयर्स किसी भी उस पर शेड्यूल में 3 इयर्स दे दिए एक सूट को फाइल करने के लिए, ठीक है। तो वो तो हो गया इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लेकिन अगर आप प्रिस्क्राइब पीरियड में जाओ तो ये 3 इयर्स तो रहेगा ही, प्लस किसी भी तरीके से अगर उसका 1 साल बढ़ रहा है या प्लस 2 ईयर बढ़ रहा है, प्रोविजंस लगा के, एक्सेप्शंस, एक्सक्लूजन्स और अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट लगा के बढ़ रहा है, तो ये जो टोटल टोटल पीरियड हो गया ना 6 ईयर का, वो हो जाएगा प्रिस्क्राइब पीरियड। सिंपल। तो एक चीज़ बता दूँ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो मर्ज हुआ है प्रिस्क्राइब पीरियड में। प्रिस्क्राइब पीरियड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस, एक्सक्लूजन सब आ जाएंगे। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन में सिंपल वो प्रिस्क्राइब पीरियड हो जाएगा जो शेड्यूल में है। के प्रोमिसरी नोट की, प्रोमिसरी नोट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर engages absolutely to pay a specified sum of money to another at a time therein limited or demand or outside। प्रोमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं किस चीज़ के? बैंक में यूज़ करने के लिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो बोलते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें प्रोमिसरी नोट्स कहते हैं। वैसे ही एक है प्रोमिसरी नोट, ये पे करने के लिए कि एक सम ऑफ मनी डिमांड करने पे जो है वो पे हो जाएगी, तो वैसे ही सेम वेज प्रोमिसरी नोट होता है। सूट क्या होता है? सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। सिंपल। इन्होंने इसकी नेगेटिव आंसर दिया, डज नॉट करके यहाँ पे जो डेफिनेशन दी वो नेगेटिव की है। सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील एन एप्लीकेशन। अपील और एप्लीकेशन सूट में नहीं आते, ठीक है। एम, टॉर्ट। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये भी नेगेटिव आंसर दिया। टॉर्ट क्या होगा? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होगा, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होगा। अगर आप बात करें सिविल रॉन्ग की, तो सिविल रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से होता है, या दूसरी क्या बता रहा हूँ, ट्रस्ट से होगा, ठीक है।
वेरियस अदर रीजन्स ऑल्सो। तो ये जब यहाँ ना वो कॉन्ट्रैक्ट में पड़े ना वो ट्रस्ट में पड़े, तो वो जो सिविल रॉन्ग होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो टॉर्ट हो जाएगा। सिंपल, ये डेफिनेशन इसकी 2M में दी गई है। एन सेज ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड अ बिनामदार और अ मॉर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड और अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन विदाउट टाइटल। नेगेटिव, बेनामदार नहीं होगा, मॉर्गेजी नहीं होगा, मॉर्गेज हो जाएगा वो जाए जब रॉन्गफुल पोजेशन हैंडल कर लेगा, वो नहीं होगा। सो बाय दिस वे दिस डेफिनेशन क्लोज कम टू एन एंड। थैंक यू।